हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th वंस अगेन। बच्चों, आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग तीन पोस्टुलेट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम पोस्टुलेट नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। लाइक एनर्जी, मतलब एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टन डेफिनेट आर डिस्क्रीट वैल्यूज एंड नॉट एनी वैल्यूज ऑफ इट्स ऑन। देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है। इस पोस्टुलेट को आप ऐसे भी बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ, या यू कैन से electrons will enter in only that orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। मीन्स h upon 2 pi का इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया कि हम इसे एन एच बाई 2 pi करके लिख सकते हैं। मतलब कि बोहर का मानना है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो, ठीक है, एन एच बाई 2 पाई। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हर एक शेल में जो है उसका सेम वैल्यू आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि बोहर का ये मानना है कि इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल आर शेल, यू कैन से। दैट मीन्स अगर सपोज करो हम n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स के शेल जो हमारा है, अगर हम के शेल के लिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम होता ही है एम वी एंड आर। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज एम वी आर, एंड दिस एम वी आर फॉर k is equal to 1, that means k is equal to n is equal to, sorry, n is equal to 1, that means k shell is equal to it is, as it is integral multiple of h by 2 pi, that means it is generally n h by 2 pi. So when you have taken the shell as k whose n value is equal to 1, so it becomes 1 into n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, h by 2 pi. तो by putting the value of h and pi and then simplifying the expression you will get the angular momentum's value. okay, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। यही मानना है यहाँ पर भी पोस्टुलेट नंबर 4 का। तो यहाँ से जो मैंने आपको यही चीज़ बताई कि इस तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफरेंट शेल्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन का जो कैलकुलेट करेंगे उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़, यानी डिफरेंट वैल्यूज़, और वो भी फिक्स्ड वैल्यूज़ आती रहेंगी। यानी के शेल की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होगी, एल के लिए उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, एम के लिए उस एंगुलर मोमेंटम की अपनी फिक्स वैल्यू होगी। तो जिस तरह से हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे हमने कहा था कि एनर्जी भी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स रहती है डिफरेंट शेल्स के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इसी तरह से सेम उसी की तरह एंगुलर मोमेंटम भी जो है उसकी ये भी क्वांटाइज्ड होता है, या आप यूँ कहें कि इसकी भी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, इट मीन्स वी कैन से दैट बोथ द एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया भी कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम हमारा होता ही है एम वी आर, और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ इंटेग्रल मल्टीपल, एंड इंटेग्रल मल्टीपल में मैंने एन ले लिया, और एन का वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3 एंड सो ऑन, एंड फॉर के एन इज इक्वल 1 के 2 एल एंड 3 एम एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से आपको पोस्टुलेट नंबर 4 में ये जहन में रखना है कि पोस्टुलेट नंबर mainly focus on the fact that here we conclude by saying that both the energy and angular momentum of an electron in an atom are quantized. Okay. अब हम पोस्टुलेट नंबर 5 की ओर जाते हैं। पोस्टुलेट 5 कह रहा है कि when electrons in an atom are in their lowest energy state, means कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर, मान लीजिए कि जैसे बोहर मॉडल ऑफ एटम का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से, ये एक शेल, ये नेक्स्ट शेल, ये नेक्स्ट शेल एंड सो ऑन। मान लीजिए बहुत सारे शेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं लोअर शेल्स में स्टे कर रहा है। When electrons are in their lowest energy state, they keep on revolving। तो वो lowest energy state में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, इन रेस्पेक्टिव, मतलब जिस भी वाले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होगा वो रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में सॉरी, तो उसमें वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। और ख़ास बात यहाँ पर क्या है, रिवॉल्व तो कर रहा है बट विदाउट लूजिंग
एनर्जी, ठीक है, बिना एनर्जी लॉस किए हुए वो यहाँ पे क्या कर रहा होता है, रिमूव कर ये सॉरी रिवॉल्व कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, बिकॉज एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नार गेन्ड कंटिन्यूसली, कि कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ है तो उस समय उसे ना ही एनर्जी लॉस या ना ही एनर्जी गेन हो सकती है। इस तरह का भी आप ये जो है अपने जहन में रख सकते हैं। तो इस स्टेट को ही लोअर एनर्जी स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली और विदाउट लूजिंग एनर्जी, देन सच अ स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, और यू कैन से नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम, और सिंपली नॉर्मल एनर्जी लेवल भी आप इसे बोल सकते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट हम इसे बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 5, और पोस्टुलेट 5 आपने याद रखना है कि पोस्टुलेट 5 में हमने ग्राउंड स्टेट एटम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात की, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 6 जो है ये एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा। एक्साइटेड का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से शिफ्ट होगा अपर, ठीक है, ऊपर वाले शेल्स में, मान लीजिए ये है, ये एक शेल, नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो अगर ये लोअर में था पहले, अब अगर ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यानी हायर लेवल की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड, सॉरी, एनर्जी जो है वो एमिट होती है या यूँ कहिए कि एब्जॉर्ब होती है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बोर्स मॉडल है ना, दिस इज बेसिकली यू कैन से इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसकी बुनियाद जो है ना, दिस मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड यू नो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो अच्छे से डिस्कस की हुई है। वहाँ पे हमने ये बात क्लियर कह दी है, प्लैंक ने भी बताई थी कि एनर्जी जो है वो या तो एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। उसने सिर्फ ये कहा था कि नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, आपको याद होगा, जिसे हमने क्वांटा कहा था, ठीक है, या फिर इन केस ऑफ लाइट उसे हमने फोटॉन बुलाया था। तो एनर्जी एमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि एनर्जी जो है वो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तभी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जब वो जंप करता है तभी जाकर, यानी अपने आप की पोजीशन को शिफ्ट करता है, चेंज करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, तभी जाकर उससे एनर्जी या तो एमिट या तो एब्जॉर्ब होती है। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन एटम, और जब एनर्जी इसको सप्लाई की जाती है, ठीक है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे मान लीजिए जब कोई लाइट वगैरह उस पर फॉल करती है, उस समय वो इलेक्ट्रॉन उस समय अपने आप को एक्साइट करने के लिए उस लाइट से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो अपने आप में एब्जॉर्ब करके एक्साइट कर लेता है। एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम में जंप फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। कैसे करता है? बाय अब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है अपने आप को एक्साइट करने के लिए, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए। तो दिस स्टेट ऑफ एटम मतलब वो हायर वाली एनर्जी स्टेट जहां पर अब ये रिसाइड कर रहा है ग्राउंड से आकर अपने आप को शिफ्ट करके, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। ओके, सिंस द लाइफ टाइम, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि लाइफ टाइम जो होती है इस इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे बच्चों ये लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज फाउंड टू बी वेरी वेरी शॉर्ट और इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका लाइफ टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लावर्स हैं और आप इसके मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसके 60 इसके फ्लावर्स हैं। आप टॉप मोस्ट फ्लोर पे जो है वो बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे हैं इसके एक कॉर्नर पे। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कि ना मैं यहाँ से जो है वो ड्रॉप हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे इसके टॉप मोस्ट फ्लोर पे, ठीक है। आप फटाफट यहाँ से क्या करेंगे, किसी लोअर लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। समझा रही बात? सेम इज द केस हियर। इलेक्ट्रॉन का भी जो लाइफ टाइम होता है ना वो एक्साइटेड स्टेट पे बहुत कम होता है, वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता है। तो वो भी क्या करता है बदले में, रिटर्न बैक। ही ट्राइज टू द इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिटर्न बैक टू सम लोअर एनर्जी लेवल। तो वो भी वापस आने की कोशिश करता है, ठीक है। इमीडिएटली जंप बैक करता है, रिटर्न बैक होता है टू सम लोअर एनर्जी लेवल। कैसे? बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देखो बच्चों, जब इसको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाना होता है ना, एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तब ये एनर्जी इसको चाहिए होती है, तब ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और जब इसे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आना होता है ना, तब ये क्या करता है, तब ये एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, तब एनर्जी लॉस करता है, ठीक है, यानी एमिट करता है, जिसको आप बोलेंगे एमिट करता है, छोड़ता है रेडिएशन या एनर्जी उस समय वो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब कितनी एनर्जी ये एमिट कर रहा है, एमिट करेगा तभी जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा।
और एब्जॉर्ब करेगा तभी जब ये लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाय द डिफरेंस। अब ये कितनी, जिस समय ये अपने आप की पोजीशन को चेंज करता है, कितनी एनर्जी यहाँ पर जो है एमिट या एब्जॉर्ब होती है, वो हम डिफरेंस से निकालते हैं। किस डिफरेंस से निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स आर ऑर्बिट्स कंसर्न्ड। दो एनर्जी लेवल्स का हो या दो ऑर्बिट्स कंसर्न का हो, उनके बीच। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरा एक ऑर्बिट है, ये नेक्स्ट है और ये नेक्स्ट है। आपको पता है न्यूक्लियस के पास वाले को हम के बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को हम एल एंड नेक्स्ट वाले को एम वगैरह बोलते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के से कहाँ चला गया है? एल में चला गया। अब आप एल, जब ये के पे था तो इसकी कोई एनर्जी एसोसिएट थी, लेट इट दिस एनर्जी बी E1, लेट दिस एनर्जी बी E1। और जब ये E2 पे, जब ये एल में चला गया तो हम इसकी एनर्जी को E2 मानेंगे। एल में जाके हम इसकी एनर्जी को क्या मानेंगे? E2। तो इसकी एनर्जी तो चेंज हो गई है ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ जब आया तो इसकी एनर्जी में बदलाव आया है, चेंज हो गई एनर्जी। तो इस चेंज को हम कैसे निकालेंगे? इस डिफरेंस को कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1। हम देखेंगे कि यार E1 में जब ये इनिशियल यहाँ पे K में रिजाइड कर रहा था तब इसकी एनर्जी कितनी थी, जब ये L में पहुँच गया इसकी एनर्जी कितनी हो गई। इसका मतलब इसने एनर्जी जो एब्जॉर्ब की कितनी की है, तो हम वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो हम करेंगे दैट मीन्स डिफरेंस इन एनर्जीज विल बी mathematically denoted or represented by the symbol delta E and it becomes equal to E2 minus E1। तो हम इसको E2 minus E1 करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर E2 and E1 क्या है? These are the energy of electron in the higher, E2 means higher energy and E1 means lower energy levels and delta E represents the difference in the energies of two levels or orbits or energy levels concerned। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ से आगे आप ध्यान रखेंगे कि एनर्जी जो है वो हमेशा, एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन सर्टन डिस्क्रीट क्वांटिटीज कॉल्ड क्वांटाज। मैंने पहले ही बताया कि बोर्स मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और यहाँ पर जो है एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब होती है किस शक्ल में? सर्टन डिस्क्रीट वैल्यूज, जिसे हम क्वांटाज या फोटॉन्स कहते हैं, एंड नॉट एनी वैल्यू, या इसके अलावा जो है कोई दूसरी वैल्यू वो नहीं होती है। चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी जो है, यहाँ पर मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन कर लिया है मैंने। आप पोस्टुलेट नंबर 3 को अच्छे से देखो और फिर यहाँ पे भी आप इसको भी देख सकते हो। वही रीज़न यहाँ पर भी है जो मैंने आपको पोस्टुलेट नंबर 3 में जो वो नेगेटिव साइन वहाँ पर रही थी अटैच फॉर्मूले के साथ में, तो वो क्यों थी? जैसे मैंने लिखा था वहाँ पर n इज इक्वल टू -1312 अपान n स्क्वायर, तो वहाँ पर कि मैं वो नेगेटिव साइन की बात है। ठीक है, वो क्यों है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये है कि एनर्जी जो है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो किस तरह से जो है क्वांटाइज्ड है, किस तरह, क्यों, कैसे वो फिक्स है, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। लेकिन चूंकि आपको ये ऊपर बताया हुआ है पोस्टुलेट्स, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है या जो मैंने ऊपर के पोस्टुलेट्स बताए, वहाँ पर मैंने बार बार, आज का जो पोस्टुलेट नंबर 4 मैंने डिस्कस किया वहाँ पर भी मैंने एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की जो है वो बात की। वही बात यहाँ पर भी आपको बताई जा रही है कि क्वांटाइजेशन का मतलब जो होता है वो होता है, इट मीन्स द क्वांटिटी कैन नॉट change gradually and continuously to have any arbitrary value but changes only abruptly and discontinuously to have certain definite and discrete value। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, इन विच दे कैन कंटिन्यू रिवॉल्विंग विदाउट गेनिंग या लूजिंग एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होती है, बट कैन हैव ओनली डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू। दस वी कैन से इन शॉर्ट दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। वही मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए आगे थोड़ा सा जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुलनेस ऑफ बोर्स मॉडल। यूजफुलनेस का मतलब हो गया कि अब जब हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा तो ये कितना सक्सेसफुल हुआ, इसका क्या एडवांटेज हुआ, इसकी यूजफुलनेस, अचीवमेंट्स इसकी क्या थी। हम बोलेंगे कि इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसने एटम की स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन की। एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर वो किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए वो के शेल में है तो वो एनर्जी जो है उस समय लॉस नहीं कर रहा होता है। मान लीजिए वो एल में है तो किसी भी पर्टिकुलर शेल में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस समय एनर्जी लॉस नहीं कर रहा होता है। तो मतलब कि वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कहना होता है कि जब एक चार्जड बॉडी जो है वो एक्सेलरेट होके उससे एनर्जी जो है वो लॉस होती है, तो ऐसा यहाँ पर मानना नहीं है बोर का। यहाँ पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो फेल होती है। वेव थ्योरी एक्चुअली यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है इस चार्जड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन में। ठीक है,
तो इट एक्सप्लेन, सेकंड इज इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यू नो वेरी वेल। देखो पीछे अगर हम बात करेंगे, पीछे जो भी टॉपिक्स गए तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम था ना, तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में ने जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा था, हालांकि ऐसा नहीं था। ये एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम हुआ करता है, जो कि बोहर ने एक्सप्लेन किया है, जो कि मैंने आपको बताया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एज एक्सप्लेन बाय बोहर, उसकी ही बात यहाँ पर बताई हुई है कि किस तरह से बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। कुल मिलाकर हम ये बात कहेंगे कि एक तो इसने स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन की एटम की, दूसरी जो है इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम या स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम कहेंगे आप, वो एक्सप्लेन किया, जो कि बाकी वाले मॉडल ने या रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये हमारे लिए कुछ यूजफुलनेस या अचीवमेंट्स या एडवांटेजेस थे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बताएंगे, इसके बाद आप कहेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या रहती है। लिमिटेशंस मतलब आखिर बोहर मॉडल ऑफ एटम को क्या चीज़ रह गई, ठीक है, कौन से ऐसी बातें थी, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर अपने मॉडल में। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखिए अब कहीं ना कहीं हमने अभी एडवांटेजेस में अभी ऊपर बताया कि बोहर ने जो है रदरफोर्ड की लिमिटेशन को रिमूव किया, रदरफोर्ड नहीं कर सका था एटॉमिक्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ यू कैन से एटम्स एक्सप्लेन, तो बोहर ने किया था, लेकिन बोहर भी फेल हुआ। बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मींस वन इलेक्ट्रॉन और यू कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है वो एक्सप्लेन किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है वो एक्सप्लेन ये नहीं कर सका। तो जब when spectroscope with better revolving power were used, it was found that even in case of hydrogen spectrum, each line was split into a number of closely spaced lines which could not be explained by Bohr, ठीक है। हालांकि बाकी एटम्स के बजाय अगर हाइड्रोजन में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है इस किस्म की कुछ लिमिटेशन जो है हमको वो देखनी पड़ती है। यानी आप कुल मिलाकर यहाँ पर ये याद रखेंगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये जो है अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, ये कामयाब नहीं रहा और लिमिटेशन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे सेकंड वन, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जिसे हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं, ऐसा भी कोई एक्सप्लेनेशन इससे नहीं हुआ। एंड आल्सो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नोन एज स्टोरिक इफेक्ट। इन शॉर्ट यू कैन से इन दिस लिमिटेशन, दैट मीन्स लिमिटेशन नंबर 2, दैट इज Bohr's model could not explain the Zeeman effect and the Stark effect. So what is Zeeman effect and what is Stark effect? The definitions I have already discussed with you. That means once again Zeeman effect means the splitting of spectral lines in magnetic field, and Stark effect means splitting of spectral lines in electric field, which were not explained by Bohr. So it remains a limitation also. Next one is inability to एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। देखिए इसने, जैसे अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे ना, तो हम कहते हैं पहले क्या हुआ करता था, 2G हुआ करता था, अब क्या है जी, फिर उसके बाद 4G 3G हुआ करा, अब उसके बाद जो है अब आज के दौर में जो है 4G, ठीक है, 4th जनरेशन इंटरनेट जो है वो चल रहा है। तो इसी तरह से हम बोलते हैं यहाँ पर भी 2D 3D 4D, ठीक है। तो 2D से अगर हम मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से आपने देखना होना, व्यू करना होना, तो हम उसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये इनएबल रहा, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, मतलब जो बोहर ने मॉडल दिया ना, तो ये 3D नहीं था, ये 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं था, तो ये भी एक लिमिटेशन रही। उसके बाद इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की शेप को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो मॉलिक्यूल की शेप हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में भी, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने जो है मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका, और एज सच मतलब वो एक लिमिटेशन रही इसकी। तो नेक्स्ट और लास्ट वन है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली और यू कैन से डी ब्रॉयज कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए डी ब्रॉय ने कहा कि, इसने क्या कहा, इसने कहा कि जिस तरह से लाइट का ड्यूअल नेचर हुआ करता है, इसी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया कि मैटर के अंदर भी ड्यूअलिटी हो सकती है। मैटर टू इज ड्यूअल नेचर, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक वेव एंड इट बिहेव्स लाइक
पार्टिकल व्हाट मैटर। लेकिन ऐसा बोहर ने नहीं सोचा था और नहीं माना था, ठीक है। तो लिहाजा लिमिटेशन रही। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना। वी कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है, या जो उस हाइजेनबर्ग ने अपने थ्योरी में, अपने उस प्रिंसिपल में बात कही कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली हम किसी भी इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट उसका मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम, जो है साइमल्टेनियसली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम दो में से कोई एक ही चीज़ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस किस्म का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है बोहर ने नहीं दिया था। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा है वो आप देख लीजिए। सॉरी, अभी मैं थोड़ा सा चूँकि थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इसको, ठीक है, बताने में। तो लेकिन सेकंड पार्ट ज़रूर कहूँगा, बोह्स मॉडल ऑफ एटम है ये। तो ये आपका बोह्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी आपकी डिफ़िकल्टी होगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपका हर वक्त जो है आपका साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप सिर्फ कमेंट करके मुझे बताएं कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो होप कि आपको पूरा पता चला हो। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड स्टे सेफ।